मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय प्रेमचंद गांधी साहब। इसके बाद मैं डॉक्टर हेमंत चंदालिया, जो आज के मूल रूप से संवाद स्थापित करेंगे प्रेमचंद जी से, उनको आमंत्रित करूंगा कि मंच पर पधारें और अपना स्थान करें। इसके बाद कार्यक्रम के अध्यक्षता के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय हमारे वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण जी दाती साहब को कि पधारें और मंच को शिक्षण शुरुआत आपको करनी है। कार्यक्रम में अध्यक्षता होती नहीं है तो दो ही आदमी और मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय गोविंद माथुर साहब। और अकादमी का प्रतिनिधित्व है युगधारा के प्रतिनिधित्व के लिए मैं युगधारा के अध्यक्ष अशोक जी मंथन को आमंत्रित करूंगा कि वे मंच पर पधारें। अशोक जी मंथन साहब। संक्षिप्त में अपनी बात कहूं उसके पूर्व मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करने हेतु मैं आमंत्रित करूंगा रामदयाल जी मेहरा को वे पधारें और माल्यार्पण कर प्रेमचंद जी गांधी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसके बाद मैं प्रकाश जी तातेड़ को आमंत्रित करूंगा कि वे पधारें और कृष्ण जी दाती साहब का अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसके बाद मेरा निवेदन है पीयूष जी जोशी को वे आएँ और हमारे गोविंद जी माथुर साहब को माल्यार्पण कर सम्मानित करें। पीयूष जी। हमारे वरिष्ठ साथी और अद्भुत उड़ान के संपादक खुर्शीद साहब आए, पधारें और हेमेंद्र चंदालिया साहब का स्वागत करें। और अब मैं उग्रसेन जी राव साहब से निवेदन करूंगा कि युगधारा के जो अध्यक्ष महोदय हैं हमारे, उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मंच तैयार है आपके लिए और आप तैयार हैं हमारे लिए और हम तब तैयार हैं संवाद के लिए। निश्चित रूप से ये जो एक शुरुआत है राजस्थान साहित्य अकादमी की, एक बहुत ही सुंदर शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि लेखक से मिलिए कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो उसके जीवन काल, लेखन जीवन काल से शुरू होकर अद्यतन चलता रहता है और वो अपने जीवनानुभव को हमारे समक्ष साझा करता है। किस तरह की परेशानियाँ आती है, किस तरह की ऊंचाइयाँ छूता है, वो बीच में कौन कौन सी बाधाएं आती है, क्या होता है, क्या प्रकाशन होता है, क्या मुद्रण होता है, क्या लेखन होता है, इस आदि चीज़ों से गुजरने के बाद जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तब उसके भावों और विचारों में प्रौढ़ता आदमी स्वाभाविक है। और ऐसे ही प्रौढ़तम व्यक्ति जो हमारे बीच में हैं, मैं गांधी साहब के साथ सम्मान में और उनके बारे में संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहूँगा कि जयपुर में 26 मार्च 1967 को आपका जन्म हुआ। मूलभूत रूप से आपने बीकॉम की, उसके बाद में एमए हिंदी में किया। यह है आपके साहित्य के प्रति समर्पण की भावना। और आपने अपने उस परिचय में लिखा था कि एमकॉम अधूरी, तो निश्चित रूप से किसी कारण से एमकॉम आपकी अधूरी रही है। वो आपने वक्तव्य में बताएंगे कि आपकी एमकॉम अधूरी क्यों रही
क्योंकि सुबह जब मैं बायोडाटा पढ़कर कुछ लिख रहा था तो मुझे भी याद आया कि मेरी भी बीएससी अधूरी है। पीएचडी में सिलेक्शन नहीं हुआ, 3 नंबर से फैकल्टी चेंज कर लिया, आर्ट्स में आ गया। ये बीएससी फर्स्ट ईयर पास किया, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर गायब हो गई और बीएससी अधूरी होता है। कई चीजें होती है, कई घटक जीवन में होते हैं जो कि व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। और सृजन क्षेत्र के अंदर हम सभी व्यक्ति प्रेमचंद जी के बारे में यथा समय पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते आए हैं। हिंदी साहित्य की लगभग अनेक विधाओं में आपने सृजन कार्य किया है। आपके 4 कविता संग्रह हैं इस सिम्फनी में, चांद के आईने में, हे मेरी तमहारिणी, बहुत सुंदर नामकरण किया है, तमहारिणी, अंधकार को हरने वाली, उम्मीद के अश्वारोही, ये आपके 4 कविता संग्रह है। निबंध संग्रह में आपने लिखा है संस्कृति का संकार। अनुवाद आपने किया है विश्व की प्रेम कहानियां। विश्व की प्रेम कहानियां पुस्तक का आपने अनुवाद कार्य किया है, जो कि बहुत ही सुंदर बात है। अनुवाद कार्य कोई सहज कार्य नहीं है। और इसके अलावा आपने नाटक लिखे हैं, सीता लीला, गाथा बंदिनी, रोशनी की आवाज़, और आपको पुरस्कार सम्मान भी, मंडल सम्मान भी मिला है, राजनीतिक बोरा काव्य सम्मान मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सांस्कृतिक यात्रा के तहत गांधी साहब 2 बार सांस्कृतिक यात्रा पर पाकिस्तान जा चुके हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इन्होंने हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया। बड़े गर्व की बात है, बड़े सम्मान की बात है और बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा होना चाहिए हर लेखक के जीवन में। और उपलब्धि आपकी यही है कि आप प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यकर्ता हैं और 3 बार महासचिव रहे हैं। और रचनाओं में आपकी रचनाओं का तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्नड़, फ्रेंच आदि भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ऐसा होना एक लेखक के लिए, एक व्यक्ति के लिए जीवन में उसकी उपलब्धि कहा जाएगा। जोरदार तालियों के साथ में एक बार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हेमंत चंडालिया हमारे ही हैं, उदयपुर के ही हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे घर के। आप प्रोफेसर हैं जनार्दन राय नगर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के, और हिंदी में आपने बहुत कुछ किया है। राजस्थान साहित्य अकादमी से आपने चंद्रदेव शर्मा पुरस्कार प्राप्त किया, जो कि आपके जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके बाद सम्मान की श्रृंखला में कड़ी और आगे से आगे मजबूत होकर जुड़ती रही और आपने महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का सम्मान प्राप्त किया राजभवन पैलेस में उदयपुर। और लेखन ही पर्याप्त नहीं था, लेखन के साथ साथ आपने हिंदी और अंग्रेजी की पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। संपादन कला बहुत बड़ी कला है। संपादन करना कहने में बहुत सहज लगता है कि मैंने संपादन कर दिया, लेकिन जो संपादन करता है उसे पता पड़ता है कि संपादन होता क्या है। और पीटीआई आप सभी समझते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और भास्कर के लिए आपने पत्रिका में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और 1919 से लेकर आज तक आपने अनेक पुस्तकों का सृजन किया है और आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई है। आज के इस लेखक से मिलिए कार्यक्रम के अंतर्गत मंचस्थ सभी अधिकारियों का, सभी पदाधिकारियों का और आप उपस्थित सभी विद्वान और विदुषी साथियों का पुनः एक बार मैं युगधारा का महासचिव तरुण कुमार गांधी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि ऐसे आयोजन जो साहित्यिक का आयोजन है वो निश्चित रूप से हमारे नगर में यथा समय होते रहने चाहिए। ऐसे आयोजनों की आज आवश्यकता है ताकि हम लेखकों से परस्पर मिलकर अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को जान सकें, समझ सकें और उससे रूबरू हो सकें। अब मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा और आदरणीय हेमंत जी चंडालिया साहब से निवेदन करूंगा कि ये जो मंच का भार है, ये मंच का भार आप संभालें और संवाद स्थापित करें। आदरणीय चंडालिया साहब। हाँ, कार्यक्रम के समारंभ में मैं भूल गया, क्षमा कीजिएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ हो इसके पूर्व मैं सुश्री शिल्पी पांडे को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वे और ईश वंदना प्रस्तुत करें। शिल्पी।
माँ शारदा को माँ माँ की वंदना के लिए मैं अपनी स्वरचित प्रार्थना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ओ माँ वाणी में मधुरता दो, चांद से में शीतलता दो। ओ माँ वाणी में मधुरता दो, तरसी हो जाए काया, जिह्वा सी नाजुकता दो। ओ माँ वाणी में मधुरता दो, पग पग चलती जाऊं मैं, उन्नति के पद पर नेक राह बढ़ती जाऊं मैं। ओ माँ वाणी में मधुरता दो, तिनका तिनका मेरा सबको भाई, लेखनी के शब्द मेरी माँ सबके मन में रच बस जाए, माँ सबके मन में रच बस जाए। अभिमान की छाया कभी मेरी छाया को छू न पाए, माँ मुझको ऐसा वरदान दो, शब्दों को मेरे तुम अपना आशीर्वाद दो। शब्दों को माँ मेरे अपना आशीर्वाद दो। वीणा सी हो मेरी वाणी, वीणा सी हो मेरी वाणी, कंठ में मधुर झनकार दो। माँ शब्दों का मुझको तुम वरदान दो। ओ माँ वाणी में मधुरता दो, चांद सी मुझ में शीतलता दो, चांद सी मुझ में शीतलता दो। बहुत ही सुंदर ईश वंदना। ईश वंदना के संबंध में एक बात याद आई कि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने एक जगह प्रार्थना के लिए कहा है कि मौन प्रार्थनाएं इस ईश्वर तक पहुंचती है बहुत जल्दी। मौन प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंचती है बहुत जल्दी, क्योंकि वो शब्दों के भार से मुक्त होती है, शब्दों का भार नहीं होता इसलिए। तो प्रार्थना तो अगर हम मन ही मन करते हैं, और ये प्रार्थना है कि ये कार्यक्रम हमारा सफलता की ओर आगे बढ़े। इसी मंगल कामना के साथ में आदरणीय जितेंद्र जी आपका स्वागत। जितेंद्र सर आप हम सब के वरिष्ठ गीतकार और प्रदेश देश के जाने माने कवि किशन जी दाधीच राजस्थान साहित्य अकादमी के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, और इसके अलावा जो हम लोगों की पीढ़ी है उसमें वरिष्ठतम रचनाकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे बीच। गोविंद माथुर साहब हैं जो प्रदेश के वरिष्ठतम कवियों में से हैं, आपके साथ कविता संग्रह प्रकाशित हैं। और ये जो आयोजन है इसमें बहुत अच्छा मेरे लिए जो हुआ है वो ये हुआ है कि 30-35 साल पुराने मित्रों से फिर से मुलाकात हुई। प्रेमचंद जी और माथुर साहब मेरे ख्याल से 2001 से पहले से हम लोग साथ साथ काम कर रहे थे, और बीच में कुछ समय मैं थोड़ा दूसरे कामों में लग गया। और ये एक अच्छा अवसर आया जब साहित्य अकादमी और युगधारा ने न जाने क्यों मेरा नाम चुना प्रेमचंद जी से बात करने के लिए। बहरहाल दोनों संस्थाओं का आभार, और आप सभी मित्रों का भी आभार कि इस आयोजन में आप सम्मिलित हैं। प्रेमचंद जी के साथ एक ये सौभाग्य जुड़ा है कि ये उस संगठन में है जिसका प्रथम सम्मेलन 10 अप्रैल 1936 को जब लखनऊ में हुआ, 9 अप्रैल को, उसकी सदारत प्रेमचंद जी कर रहे थे। मुंशी प्रेमचंद जी, ये नहीं मुंशी प्रेमचंद, तब तक तो आप नहीं है। हाँ, मगर रिश्ता ये है कि जिस परंपरा की स्थापना, जिसका उत्स जो गंगोत्री निकली उस काल में, आप उसी धारा के एक प्रतिबद्ध रचनाकार हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रारंभ काल से ही, जब से आपने रचना शुरू किया, आपकी प्रतिबद्धता में कोई विचलन हमें देखने में नहीं मिला। ये दौर बहुत विचलनों का युग है, लोगों की प्रतिबद्धताओं का पता ही नहीं चलता। पूंजीवाद ने हम सब लोगों को लालची बना दिया, मौका परस्त बना दिया, मतलब परस्त बना दिया। जहाँ मुनाफा मिलता
स्लिपरी, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ तो कभी बीच में एक लेकिन तो प्रेमचंद जी ने, मैं वहीं से अपना करना चाहता हूँ, इन्होंने कहा वो कहूँगा। तो प्रेमचंद जी ने ये कहा कि साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है। साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का साधन जुटाना नहीं है। वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये बात वेद व्यास जी भी बराबर कहा करते थे, जो प्रगतिशील लेखक संघ के वर्षों तक महासचिव रहे राजस्थान में। और मैं उनको इसलिए भी याद करना चाहता हूँ कि राजस्थान में प्रगतिशील लेखक संघ यदि गांव-गांव तक पहुँचा है तो उसमें वेद व्यास जी की बड़ी भूमिका है। हो सकता है कि कुछ लोग उसको स्वीकार न करते हों, लेकिन मैं उसका साक्षी हूँ और उस आंदोलन में लगातार उनके साथ काम मैं भी करता रहा हूँ। बहरहाल, और प्रेमचंद जी ने ये भी कहा कि मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन नहीं लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का हक नहीं। तो हम उस विचार परंपरा के वाहक हैं या होने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं आप कम्युनिस्ट हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ नहीं, कोशिश कर रहा हूँ। बहुत कठिन है, आप दावा कैसे करेंगे? कम्युनिस्ट होना इतना सरल नहीं। उसी तरीके से लेखक होना भी उतना सरल नहीं, इसी तरीके से प्रगतिशील होना भी इतना सरल है, क्योंकि वो आपसे त्याग की मांग करता है, वो आपसे कुछ चीज़ें छोड़ने की मांग करता है, वो आपसे आपके लालच पर विजय प्राप्त करने की बात करता है। अगर आप ये सब नहीं कर पाए तो फिर ये दावा करना, जैसे कोई मुझे कहे कि आप लेखक हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि कम्युनिस्ट हैं, तो नहीं, कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल, अब जो बात आज अकादमी ने करने के लिए कही और अब सब जिसको सुनने के लिए आए हैं, वो ये है कि लेखक से मिलिए। मैं जब प्रेमचंद जी से बात कर रहा था तो मैंने कहा यार ये बात ठीक है कि अपन दोनों दोस्त हैं तो मिले हैं, लेखक से क्यों मिले? क्या जब हम उसकी कविता पढ़ रहे होते हैं तो क्या लेखक से नहीं मिल रहे होते? क्या किसी की रचना जब पढ़ रहे होते तब भी तो हम लेखक से ही मिल रहे होते हैं। तब ये साक्षात मिलना और रचना के माध्यम से मिलना, इसमें क्या अंतर है? तो हालांकि थोड़ी बात सैद्धांतिक है, पर मुझे लगता है कि कहनी चाहिए। और वो ये है कि एक बड़ी बहस फ्रांस में शुरू हुई 20वीं सदी के प्रारंभ में, और उसमें ये कहा गया कि जो रचना है वह स्वायत्त है, अर्थात रचना का अपना एक व्यक्तित्व है, वह अपना अर्थ देने में सक्षम है, उसके लिए किसी अन्य परिवेशगत जानकारी की आवश्यकता नहीं है। और जो रचना का अर्थ है वो उसके ताने बाने में निहित है, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रक्चरलिज्म कहा गया। द स्ट्रक्चर इन इटसेल्फ इज ऑटोनमस, अपने आप में वो पूर्ण है। और आप किसी व्यक्ति की रचना पढ़ें, आप रचनाकार का नाम न भी जानते हों, तब भी आपके लिए वो रचना वही आनंद देगी, वही अर्थ देगी, ऐसा उन्होंने कहा। मैं नहीं कह रहा हूँ, एक विचारधारा थी जिसको लॉर्ड लेवी स्ट्रॉस, एक वहाँ बड़े लिंग्विस्ट हुए, उन्होंने आगे बढ़ाया। और बाद में एक और विचारक आए, रोला बार्थ, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, जो पाठ है, जो रचना है, वह तो महत्वपूर्ण है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट, जो परिवेश है वह भी महत्वपूर्ण है। और परिवेश को नज़रअंदाज करके उसको जाने बिना शायद रचना का अर्थ उतनी पूर्णता से हम न पहुँच पाए जितनी पूर्णता से तब पहुँचेगा परिवेश जान पाएंगे। तो इस अर्थ में लेखक को
यह परिवेश जानना है, और परिवेश को जानना लेखक को जानना है। कोई रचनाकार शून्य में रचना नहीं करता, रचनाकार का एक परिवेश होता है और वो परिवेश निर्धारित करता है कि रचनाकार का व्यक्तित्व क्या हो। जो लोग आज़ादी के आंदोलन में लिख रहे थे उनके लिए अच्छा परिवेश ऐसा था कि वो संघर्ष की बात को लिखें। आज का परिवेश भी ऐसा ही है। हालांकि पूंजीवाद ने लोगों को चाटुकार बना दिया है, लेकिन अभिव्यक्ति पर जितने खतरे आज हैं वह खतरे ये इंगित करते हैं कि उन खतरों का मुकाबला करने के लिए और अपनी रीढ़ को सीधा रखने के लिए अगर आप रचनाकार हैं तो यही सही समय है। अब नहीं बोले तो कब बोलोगे, ये बोलने का समय है। हालांकि बहुत सारे हमारे मित्र इस समय चुप्पी साध गए हैं, सांप सूंघ गया है, खतरों से डर लगता है, सत्ताएं इतनी क्रूर हो गई हैं कि वो लेखक को बर्दाश्त नहीं करती। और ऐसा ही समय होता है जब रचनाकार निखर कर सामने आता है, अपनी जान हथेली पर रखकर जनता के हित में बात करने की कोशिश करता है। ये सब बात मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि मैं प्रेमचंद की बात कर रहा हूँ, और इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं प्रेमचंद गांधी की बात कर रहा हूँ। और इसलिए मैं प्रेमचंद जी से बातचीत शुरू करूँ उससे पहले प्रेमचंद जी की ही एक कविता का पाठ करूँ, ताकि आप सभी लोग उस मन से जुड़ सकें जिस मन से आगे बात मुझे करनी। और ये इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है तानाशाह और तितली। प्रेमचंद जी के बहुत सारे कविता संग्रह हैं जिसमें उन्होंने प्रेम कविताएं लिखी हैं। स्वाभाविक भी है, नाम को सार्थक करेंगे। और ये इसलिए भी ज़रूरी है, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को लगता है ये तो एक्टिविस्ट हैं, हमेशा नारेबाजी करेंगे, कोई अच्छी कविता कैसे लिख सकते हैं। सपाट बयानी, लाउड हो जाना कविता का, हमसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ऐसी कविता लिखेंगे, लेकिन जब हम प्रेम की कविता लिखते हैं तो लोग बहुत चक्के रह जाते हैं कि ऐसा भी है। प्रेमचंद जी की वे कविताएं बहुत सारी हैं, उनकी बात भी मैं करूँगा उनसे जब चर्चा करूँगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि जो रिप्रेजेंट करती है, जो उनका एक प्रतिनिधि कविता अगर कोई ढूंढूं मैं, तो मुझे ये कविता पसंद आती है, और वो ये है तानाशाह और तितली। इस कविता के पाठ के बाद मैं वहाँ चला जाऊँगा और फिर हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। न जाने वह कौन सा भय था जिससे घबरा कर वह बेहद खूबसूरत तितली तालाब के पानी में गिर पड़ी। भीगे पंखों से उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी हल्की कोमल काया पानी पर बस हल्की छपाक छपाक में ही उलझ गई। किनारे पर की गंदगी में अनेक जीव थे जो उसे खा सकते थे, लेकिन नन्ही तितली की चीख उनके कानों तक नहीं पहुंची। तितली ने ईश्वर से प्रार्थना की। ईश्वर ने भविष्य के तानाशाह की आंखों को तितली की कारुणिक स्थिति देखने को विवश किया। छटपटाती तितली को देखकर उसका मन पसीज गया। उसे तैरना नहीं आता था, फिर भी वह पानी में कूद पड़ा। बड़े जतन के बाद वह तितली को बचा कर लाया। गुनगुनी धूप में तितली जल्द ही सूख कर उड़ने लगी। भविष्य के तानाशाह के कंधे पर वह तमगे की तरफ बैठी और बगीचे की तरफ उड़ चली। भविष्य के तानाशाह को तितली बहुत पसंद आई। अगले दिन उसने सफाचट चेहरे पर तितली जैसी सुंदर मूछें उगानी शुरू की। उस तितली से उसने बहुत से चित्र बनाए। उसकी भिनभिनाहट की उसने कुछ सिम्फनियों से तुलना की। जिस दिन तानाशाह की ताजपोशी हुई, तितलियां बहुत घबराईं। अचानक वे एक दूसरे राष्ट्र में जा घुसी। तानाशाह ने तितलियों की तलाश में सेना दौड़ाई। सैनिकों ने तलाशी के लिए रास्ते भर के फूल
अपने टोपियों और संगीनों में टांग लिए, लेकिन तितलियां उन्हें नहीं मिली। तानाशाह ने इस विफलता से घबराकर तितलियों की छवियां तलाश की। जिन सुंदर पुस्तकों में तितलियां और उनके सपने हो सकते थे, वे सब उसने जलवा डाले। जहां कहीं भी तितलियां जैसी खूबसूरत ख्वाबज़दा दुनिया हो सकती थी, वे सब नष्ट करवा डाले। अपने आखिरी वक्त में तानाशाह पानी में डूबी तितली की तरह चीखा, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। जिस बंकर में तानाशाह ने मृत्यु का वरण किया, उसके बाहर उसी तितली का पहरा था जिसे तानाशाह ने बचाया था। बहुत धन्यवाद इसके लिए प्रेम बहुत बहुत। और मैं सोचता हूँ कि इस कविता आगे की बातचीत वहाँ शुरू करते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस योग्य समझा कि आज मैं आप लोगों के बीच हूँ। जो बात अभी आदरणीय साथी हेमंत चंडालिया जी कह रहे थे, मैं कहूँगा कि सत्ता से लेखकों का हमेशा ही तनाव वाला संबंध रहता है। और मैं आज आपको कि मुझे लिखते हुए लगभग 40 साल के आसपास हो गए हैं, लेकिन पहली बार मैं राजस्थान साहित्य अकादमी के मंच से इस तरह से के रूप में आया। मेरी किताबें अकादमी ने प्रकाशन योग्य भी नहीं समझी, यानी प्रकाशन की सहायता के लायक भी नहीं समझे मुझे। जिस संग्रह पर मुझे 2 पुरस्कार मिले वो लौटा दिया गया बहरहाल। तो लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो संबंध सत्ता के साथ होते हैं, वे एक लेखक की दिशा भी तय करते हैं कि अगर आपसे सत्ता नाराज है तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आपसे सत्ता खुश है तो लगता है कि कहीं न कहीं आपने में विचलन पैदा हो गया, जिस विचलन की आप बात कर रहे थे। मेरे लिए कविता लिखना सबसे मुश्किल काम होता है। बहुत सारे लोगों के लिए आसान होता होगा, लेकिन मैं बहुत तनाव में रहता हूँ। मतलब कोई भी कविता लिखते हुए, चाहे वो प्रेम की ही कविता क्यों ना हो। और इस तनाव को मैंने बहुत सारी कविताओं में महसूस किया है। बल्कि कुछ कविताएं हेमंत जी आपने पढ़ी होंगी, जैसे जो लंबी कविताएं हैं, जो 20-20 खंडों की, 20-20 पन्नों की, तो उसमें सबसे मुश्किल काम होता है उस तनाव को बरकरार रखना। जैसे मैं एक कविता की जिक्र करूँगा, भाषा पर एक मेरी सीरीज है, भाषा की बारादरी और एक भाषा का भूगोल। इन 2 कविताओं को लिखते हुए मैं लगभग 1 हफ्ते तक इतने तनाव में रहा, बल्कि भाषा की बारादरी नहीं सॉरी भाषा का भूगोल लिखते हुए मैं 1 महीने तक तनाव में रहा, क्योंकि भाषा के बहाने हम पूरी संस्कृति की, पूरे समय की, यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी की चिंता करते हैं। क्योंकि मेरे लिए भाषा सिर्फ लिखने का माध्यम नहीं है, वह मनुष्यता को बचाने की कोशिश। आपने जिस कविता का भी पाठ किया, वो कविता मैंने हिटलर की जीवनी पढ़ते हुए लिखी थी। कहना चाहिए कि मैं हिटलर के जीवन के इस प्रसंग को जहाँ मैंने पढ़ा, तो वो किताब मैंने रख दी और सबसे पहले मैंने उस पूरी परिस्थिति की कल्पना की कि हिटलर ने उस तितली को क्यों बचाया और फिर वो हिटलर क्यों बना। ये तानाशाह मतलब हिटलर के युवावस्था की घटना है जब उसने तितली को बचाया। लेकिन मुझे लगा कि इसके भीतर से एक चीज़ निकल सकती है। तो और अगले 2 दिन मैंने मतलब उस पूरी परिस्थिति को समझने में और उस तनाव से गुजरने में कि क्यों ऐसा होता है हिटलर के साथ, या कैसे कोई हिटलर बन जाता है, तो वो उस कविता में इस तरह से आया।
तो फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि वहाँ बैठ के आमने सामने बात करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भाषण वाला फॉर्मेट मुझे बहुत, मैं वहीं आता हूँ। वहां से बात शुरू करता हूँ और फिर इनकी अच्छे से देता हूँ प्रश्न को कि आप समझते हैं। और मेरा तनाव ये है कि मैं लिखना चाहता हूँ सुंदर कविता। रात से एक बहुत सुंदर कलम हल्के नीले गुलाबी कागज का आकर्षक बैठ के टेबल लैंप की रोशनी में लिखने के लिए बैठा रहा मैं बहुत देर तक बिना लिखे एक विषय। कल रात से एक बहुत सुंदर कलम हल्के नीले गुलाबी कागज का आकर्षक पैड लिए टेबल लैंप की रोशनी में लिखने के लिए बैठा बहुत देर तक बिना लिखे एक विषय। कविता के लिए जो चाहिए था मेरे पास कलम कागज टेबल लैंप अकेला सभी था, वही नहीं था जिसके लिए होती कोई कविता के लिए सब कुछ था मेरे पास, वही नहीं था जिसके लिए होती कोई कविता। कागज पर लिखा कोई भी शब्द नहीं होता निरुद्देश, कागज पर लिखा कोई भी शब्द नहीं होता निरुद्देश। प्रकट अप्रकट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है कोई श्रोता पाठक हर कविता के लिए सर्जक के मन। मैं इसी बैठा था रात एक सुंदर कागज बिना एक विषय इससे पहुंचने की आवाज को मैं असल में मेरे लिए चुनौती ये होती है कि विषय वही होते हैं सब, जैसा कि लेखक ने कहा सदियों से लिखने के तो कुछ ही विषय है, दाम्पत्य है, समाज है, लेकिन उस पर आज से पहले लाखों लोग उस विषय पर लिख चुके हैं। आप नया क्या करें? अगर आप नया नहीं कर रहे हैं तो आप पुराने को ही दोहरा रहे हैं। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो लिखा जा चुका है उससे आगे बढ़ा, यानी भाषा में ही नहीं बल्कि भावना में भी, कल्पना में भी और पूरे उसके स्ट्रक्चर में। मैं शुरू में कहूँ कि मेरी कविता की शुरुआत दीवाने गालिब पढ़ने से हुई। शायद 8वीं या 9वीं कक्षा की बात, और मैंने 300 पेज की कैपिटल कॉपी है ना गजलों से भर दी थी। इसके बाद उस समय जैसा हमारा पारिवारिक और सामाजिक माहौल है उसमें भजन गीत पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन जब मैंने भगत सिंह को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सब मेरे लिए नहीं है। और जिस दिन मैंने भगत सिंह का मैं नास्तिक क्यों पढ़ा, उसके बाद मेरे जीवन की दिशा में लिखने में मुझे हमेशा ही लगने लगा कि मैं वो लिखूं जो सब हमेशा से लिखा जाता रहा है लेकिन मेरे समय के अनुकूल हो, जो इस दुनिया का सपना हमारे पूर्वज ने जिया उस समय को
हम कितना आगे ले जा सकते हैं। समता का सपना है, बराबरी का सपना है, हर आदमी के पास खाने को अनाज हो, करने को काम हो, और किसी तरह का कोई झगड़ा विवाद समाज में नहीं हो, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। ये सपना मेरा ही नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का भी सपना था, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी सपना है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इस सपने को उजाड़ने के लिए या इस सपने को नष्ट करने के लिए इतनी सारी ताकतें दुनिया में लगी हुई हैं, तो उन ताकतों की पहचान करना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन जितना मैंने एक लेखक के तौर पर पढ़ा है, आप कह रहे थे कम्युनिस्ट होना आसान नहीं है, मैं भी मानता हूँ। मैंने पढ़ा इंग्लिश को भगत सिंह के बाद, तो मुझे उस पूरे खेल को समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा। ये जिस सुंदर दुनिया का स्वप्न मार्क्स ने देखा, लेनिन ने देखा, और मार्क्स ने उसकी जिस तरह से व्याख्या की कि ये जो सरप्लस वैल्यू कहाँ से पैदा होता है, तो हमें समझ में आया कि ये पूरी दुनिया जो है कुछ पूंजीपतियों द्वारा, या कहना चाहिए कि बहुत से पूंजीपतियों के लालच के कारण नष्ट होने के कगार पे है। हमारा जो सपना है एक सुंदर दुनिया का सूत्र, उसे वो हर बार एक नई चाशनी में लपेट कर हमारे सामने रखते हैं। पहले वो हमें अशिक्षित असभ्य समझते रहे, फिर उन्होंने हमें उपदेश बना लिया, और यहाँ से हमारी मेहनत की कमाई लूट कर ले जाने लगे। हम आज़ाद हुए तो उनके दूसरे भाई बंद हमारे पर जो देशी पूंजीपति हैं वो आ गए। फिर जब पूंजीपतियों को लगने लगा कि ये समाज मतलब इस तरह से तो अधिक पैसा नहीं कमाया जा सकता, तो उन्होंने बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थापना की। उन्होंने IMF, वर्ल्ड बैंक, पता नहीं कितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई, और लोगों को भरमाने के लिए विकास के नाम पर ऐसी ऐसी योजनाएं, ऐसी ऐसी नीतियाँ पैदा की कि हमें एक समय ऐसे लगा कि जैसे ग्लोबलाइजेशन के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता। और अब जब 3 दशक हो गए हैं उदारीकरण के, तो हमें लगता है कि हम ठगे गए। हमारे पास बाजार है, माल है, कुछ उपभोक्ता हैं, लेकिन जैसा कि हाल ही की जो फोर्ब्स की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 90 से 2000 के बीच में शायद 10-12 ऐसे मिलियनेयर बिलियनेयर थे। आज वो 166 मतलब 30 साल में हमने 166 दुनिया के अरबपति बना दिए, लेकिन गरीबों की संख्या उससे अधिक बढ़ गई। तो ये मेरे लिए चिंता का विषय होता है हमेशा। हमारी स्त्रियाँ शिक्षित हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, हमारे युवा शिक्षित हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। शिक्षा को हमने अडानी अंबानी शिक्षा नीति लाए, होगा वो नहीं टाटा अंबानी वाली शिक्षा, बिरला अंबानी शिक्षा के साथ लोगों को शिक्षा वो दे दीजिए जिससे रोजगार हो। शिक्षा अब आप देखिए इसके तो है, ठीक है वो भी है, लेकिन हर आदमी को क्या रोजगार ही चाहिए। मुझे तो मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, कुछ और चीज खोजना चाहता हूँ, तो उसकी कोई जगह नहीं चाहिए। आप इतने देश में देख रहे हैं कितने प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, बाढ़ सी आ गई, लेकिन रिसर्च के नाम पर कुछ नहीं है। 2 दशकों क्या देखें तो कोई हमारे पास एक भी किताब नहीं मिलेगी जो बताएगी हमने रिसर्च किया है। हम तो ये कहें तो दुनिया इस बड़े देश हैं जहाँ
कई दिन चल रही है या मुकर गया है अभी हिंदी में बात की जरिए। तो मैं समझता हूँ कि जो हम समाज विज्ञान सोशल साइंसेज में काम होना चाहिए, पिछले 3 दशकों में बहुत कम हुआ है और वो मेरी चिंता के केंद्र में हमेशा रहा है। तो ये तनाव जो है वो उस पूरी दुनिया को समझने का तनाव है, उसको समझने के साथ अब रचेंगे कैसे, क्योंकि अब समझ लें ये भी ठीक है, लेकिन समझने के बाद उसे रचना में डालना सबसे मुश्किल काम, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी तरह की चीज़ें हैं कि उसको बयान करके नहीं बनता। पिछले दिनों में दी कहानी कथाकृष्ण में प्रकाशित हुई है जनवरी में, वॉचडॉग। उस कहानी को मैं 3 साल से दिमाग में बैठाया। जिस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया हमारे सामने है, हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, हर जगह हर आदमी की निगरानी की जा रही है, हमारे हाथ में मोबाइल रखी है, हमारी निगरानी कर रहा है आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। और ऐसे में इस निजता को अगर मैं बहुत बड़े पैमाने पर देखूँ तो मुझे लगा कि इसको कहानी भी व्यक्त करना शायद संभव होगा। मैंने वो कहानी लिखी। तो ये जो तनाव होता है वो कई बार महीनों चलता है, कुछ दिन चलता है, हर रचना के साथ, कहानी में भी होता है, कविता में भी होता है, नाटक में भी होता है। नाटक में भी मेरे हिसाब से ये तनाव हमेशा है। बहुत अच्छी तरह से आपने बात कही कि जो रचनाकार का तनाव है वो उसके निजी अनुभव का तनाव होता ही है, लेकिन जब वो अपने देश के साथ, अपने समय के साथ एकाकार होता है, अपने समय के बारे में सोचता है, तो वो तनाव समष्टिगत हो जाता है और जो समष्टि की चिंताएं हैं उसकी चिंताएं हो जाती हैं और जो कुछ वह सोच रहा है, जो चिंतन कर रहा है, उसके अभिव्यक्ति के रूप वो तलाशने लगता है। मुझे लगता है कि एक रचनाकार की जो रूप की तलाश है वो भी एक बड़ा कारण है तनाव का, कि वो अपने भाव को किस फॉर्म में व्यक्त करे। और इसमें 2-3 धाराएं हैं विचार की। एक धारा जो है वो ये कहती है कि रचनाकार उस आकार का या शिल्प का चयन करता है, लेकिन दूसरी एक धारा जो है वो ये है कि जो भाव है वो स्वयं उस शिल्प का चयन करता है। आप कवि भी हैं, आप कथाकार भी हैं, आप नाटककार भी हैं, आप स्तंभ लेखक भी हैं, आप निबंध भी लिखते हैं। जब आप सोचते हैं कि मुझे ये लिखना है, तो क्या मैं वो निबंध के माध्यम से बेहतर कह सकता हूँ? क्या मैं कविता के माध्यम से बेहतर कह सकता हूँ? क्या मैं नाटक के माध्यम से बेहतर कह सकता हूँ? अब ये सब क्या सायास होता है, या जो आपके विचार हैं वो स्वयं अपना एक रूप गढ़ लेते हैं? मुझे लगता है ये एक रचनाकार के सम्मुख बड़ा प्रश्न होता है। तो मैं प्रेमचंद जी से अगला प्रश्न ये करूं, उसके पहले एक बात जोड़ना अवश्य चाहूँगा, जो आपने कही कि जो भूमंडलीकरण हुआ है वो असल में एक ग्लोबल विलेज या वैश्विक ग्राम बनाने का नहीं है, ये संसाधनों की लूट का भूमंडलीकरण है। और इसी ने पूरे विश्व को एक तरीके से 2 भागों में बांट दिया है। एक लूटने वाले देश और दूसरे वो संसाधनों से संपन्न देश थे, जिसको भारत सोने की चिड़िया हम लोग कहते थे। वैसे देशों की लूट चल रही है और अकेले भारत में नहीं। अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो जो ग्लोबल लैंड ग्रैबिंग हो रहा है दुनिया भर के उन देशों में जहाँ संसाधन प्रचुरता में हैं, तथाकथित अमीर देश, साम्राज्यवादी देश, उपनिवेशवादी देश, उन संसाधनों को लूटने का। और हमारा एक रचनाकार के नाते जो फर्ज भी है और चिंता भी, कि हम अपने संसाधनों को अपने लोगों के लिए कैसे बचाएं। तो वो एक चिंता, जो स्वाभाविक चिंता आपने व्यक्त की। और दूसरी जो मुझे लगता है इसके साथ हुई है, वो हुई संवेदनाओं पर बड़ा हमला है।
और हम लोगों को संवेदना शून्य करने की एक बड़ी साजिश खास तौर से मीडिया हाउस द्वारा की जा रही है। तो जैसे कि आप इस पे कह सकते हैं कि पूरा का पूरा वैश्विक व्यापार है जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कॉर्पोरेट्स के हाथ में है। उन्होंने इस मीडिया को भी अपने शोषण का एक हथियार और औजार बना दिया है। और दुर्भाग्य ये है कि जो साहित्य आप लिख रहे हैं या आप किसी साथी लिख रहे हैं, उनके लिए बहुत स्पेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेस तो खत्म हो रहा है, लेकिन स्पेस नई क्रिएट भी हो रहा है। जिस माध्यम से आज मान लीजिए अखबार निकलते हैं या टीवी चैनल्स हैं, तो आप देखिए कि खासतौर से पिछले पेंडेमिक के दौरान जो सोशल मीडिया पर इतने सारे यूट्यूबर आए हैं या इतने क्षेत्र खुले हैं कि अपनी बात कहने का बहुत अच्छे ढंग से आपके पास स्पेस है। भले ही आप यहाँ अभी जैसे हम 50 आदमी बैठे हैं, लेकिन आप यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहते हैं तो उसको लाखों लोग करोड़ों लोग देख सकते हैं, देखते भी हैं। तो एक स्पेस विवाद ने दिया भी है इस तरह से, और उसका उपयोग सदुपयोग भी हमारे बहुत सारे साथियों ने किया। अब देखिए कि हम लोग पहले एक दूसरे से मिलने पर ही परिचित होते थे, लेकिन सोशल मीडिया ने आज इतना स्पेस दे दिया है कि हम बिना मिले भी एक दूसरे के विचार जान सकते हैं। पहले हम सिर्फ मैगजीन्स के माध्यम से पढ़ पाते थे, मैगजीन्स अभी भी हैं, बहुत सारी निकल रही हैं, बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, नई भी निकलती हैं, बंद होती जाती है, प्रक्रिया हमेशा से चलती है। लेकिन देखिए पूंजीवाद बारे में मीडिया के बारे में खासतौर से कहूँगा कि जो सर्जन टाइम्स ऑफ तो अपने टीम को कहा कि मेरा अखबार उस तरह से बिकना चाहिए जिस तरह से चॉकलेट कोई भी चीज़ बिकती है। मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी मेरा अखबार खरीदे, पढ़े या नहीं खरीदे जरूर। तो आइटम की तरह से, एक कंज्यूमर आइटम की तरह से अखबार को या मीडिया को बना दिया गया। ये आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसे देख रहे हैं, आप उसे ले रहे हैं, क्योंकि आपको उसके साथ हो सकता है 2 कुर्सी मिल जाए, कोई बेडशीट मिल जाए, कुछ नहीं तो अखबार पे लिखता हुआ एक शैम्पू का पाउच मिल जाए। तो ये बाजारवाद की संस्कृति है, उसने मीडिया का बहुत नुकसान किया। और हुसैन जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से संपादक संस्था का तो विघटन हो ही चुका है। आज दैनिक भास्कर में कोई संपादकीय नहीं सकता, यानी उसकी कोई संपादकीय नीति नहीं है। तो और जो लोकप्रिय हो रहे हैं वो आप जानते हैं किस तरह से हो रहे हैं, फर्जी और फेक न्यूज़ के आधार पर पूरा मीडिया चल रहा है। लेकिन उसी में से स्पेस निकाल के हमारे बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार जो संजीदा लोग हैं अपना काम कर रहे हैं और जनता को जागरूक करने का चिंता है। नहीं, इसी में प्रेमचंद जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे राव साहब और हम लोग लगभग 1-2 साल का रहा होगा पत्रकारिता में भी रहे, मैं भी पत्रिका में रहा, आप भी रहे, आप भास्कर में भी रहे, मैं भी भास्कर में संपादकीय सहायक रहा, सलाहकार। ये था कि डमी एडिटोरियल से बन के जाती थी विज्ञापन में, यानी जो संपादकीय कक्ष था वहाँ से हम अखबार के डमी बना के भेजते थे। और तब विज्ञापन विभाग के पास जो स्पेस बचती थी उसमें विज्ञापन डालते थे। अब उलट गए, विज्ञापन विभाग से डमी बन गया और तब आपके पास खबरों की जो स्पेस बचती है उसमें आप खबर लगा सकते, क्योंकि प्रिंट मीडिया में हम लोगों ने काम किया है तो हम उसको समझ सकते। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, राव साहब भी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि इस देश के प्रमुख जो चैनल्स हैं
18 से ज़्यादा चैनल अडानी के और लगभग 27 चैनल अंबानी ने खरीदे, तब सच की गुंजाइश कहाँ है? और ये सारे के सारे चैनल्स सत्ता प्रतिष्ठान की जागीर करते हैं या फिर सत्ता प्रतिष्ठान इनकी जागीर करते हैं। तो ऐसे में, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे अखबार का संपादक हूँ जिसका नाम समता संदेश है, मैं सोचता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई के दौर में भी टाइम्स ऑफ इंडिया था वहाँ, लेकिन उनकी कोई भूमिका नहीं। और अब जो नई आज़ादी की लड़ाई हमें लड़नी है कॉर्पोरेट्स के खिलाफ, उसमें भी ऐसे छोटे छोटे प्रयासों की आवश्यकता है और उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। आपने जैसा यूट्यूबर्स के बारे में कहा, वास्तव में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सैद्धांतिक बात पर अगर जाए तो कंट्रोल कौन कर रहा है प्रौद्योगिकी? माइक्रोसॉफ्ट कहाँ है? क्या भारत के पास कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है? हम लोगों ने साइबर पुलिस तैयार की है। हम बड़ा गर्व करते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ साइबराबाद में काम कर रहे हैं, बेंगलौर में कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ रिपीटेटिव वर्क है जो मल्टीनेशनल्स या कॉर्पोरेट्स उनको दे रहे हैं, सिर्फ मजदूरी का काम। और क्योंकि हिंदुस्तान में चीप लेबर अवेलेबल है, सस्ता श्रम उपलब्ध है, इसलिए वो आपको काम दे रहे हैं, लेकिन कोई गुणात्मक परिवर्तन इस माध्यम से हो पा रहा है। और खास तौर से मैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है उसने समाज को बांटने का कितना काम किया। हमारे फ्रिज में आकर देख रहे हैं लोग कि आप क्या खा रहे हैं। रास्ते में कहीं भी पकड़ करके कोई कहेगा कि हम गौरक्षक हैं, और उनके जो प्रोपेगेंडा माध्यम है, जो दक्षिणपंथी फांसीवादी ताकतें हैं, उनकी ताकत को इस सोशल मीडिया ने बढ़ाया है, जो कि एक अनियंत्रित माध्यम है, इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं। तो ऐसे में क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? ये देखिए, माध्यम का सदुपयोग हमारे साथ उसका दुरुपयोग होता है। किया जा रहा है। अब देखिए कि पहले तो कपड़ों से, बालों से, आपके खान पान से आपकी वो करते हैं, पहचान करते हैं, और फिर उसके आधार पर खुद ही फैसला जनता खुद ही अगर न्याय मिल जाएगी तो फिर इस पूरे सिस्टम में लोकतंत्र में मुझे लगता है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए तो उस सिस्टम को मजबूत करना चाहिए जो इसी घटनाओं को रोके। और उसके लिए तो बल्कि बुनियादी चीज़ ये है कि हर आदमी के पास काम हो, रहने को घर हो, और पढ़ने के लिए सभी के पास संसाधन हो, शिक्षा मुफ्त हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी वो कम से कम उचित दाम पर तो शिक्षा नहीं। आज शिक्षा इतनी महंगी हुई है कि जैसे मैं बैंक में काम करता हूँ तो हाउसिंग लोन से ज़्यादा मेरे ख्याल से लोग एजुकेशन लोन वाले हो गए, और एक एक इंस्टीट्यूट में फीस 30-30 लाख, 40-40 लाख। मैं समझता हूँ हमारी पीढ़ी जब पढ़ रही थी तो हमने शायद ग्रेजुएशन किया, एमकॉम तक आते आते 10,000 रुपये भी खर्च नहीं किए होंगे पूरे जीवन में, क्योंकि हमारे टाइम फीस ही क्या, कॉलेज में 150-200 रुपये इस तरह की फीस होती थी एक साल। लेकिन आप देखिए ये जो महंगी शिक्षा है साथ किया। प्रेमचंद जी की क्योंकि बहुत सारी बातें हैं दुनिया में और ये चिंताएं सारी एक वाजिब चिंता है, पर आपकी जो प्रेम कविताएं हैं मैं उसकी ओर लौटना चाहता हूँ, क्योंकि ये संघर्ष का रास्ता तो बहुत लंबा है और हम सबका कमिटमेंट है कि इस संघर्ष में हम शामिल हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपकी रचनाएं प्रभावित करती हैं वो ये कि एक एक्टिविस्ट होने के साथ साथ प्रेम के आप एक अद्भुत कवि। और मैं इससे पहले कि आपसे कहूँ कि आप अपनी प्रेम कविताओं के बारे में कहें, एक कविता मैं अपनी आपको सुनाना चाहता हूँ जो मेरी समझ में प्रेम हो सकता है। तो यह है कि प्रेम करने के लिए ज़रूरी नहीं है पहाड़ पर जाना। प्रेम करने के लिए ज़रूरी नहीं है पहाड़ पर
जाना, बर्फ के गोले और फेंकना एक दूसरे पर और फिसल जाना। प्रेम करने के लिए जरूरी नहीं है पहाड़ पर जाना, बर्फ के गोले एक दूसरे पर फेंकना और फिसल जाना, आपस में लिपटते हुए पूरी सी गर्म बर्फ सधे पैरों पर खड़े रहकर भी किया जा सकता है प्रेम, बिना फिसले। सधे पैरों पर खड़े रहकर भी किया जा सकता है प्रेम, बिना फिसले। यह भी जरूरी नहीं कि बात बात पर तुम्हारी हामी भरूं, इंतजार करूं घंटों किसी मोड़ पर, पार्क के किसी कोने, तुम्हारे झूठ की करूं प्रशंसा, बेवजह हंसता रहूं तुम्हारे प्रेम में, सुबह सुबह मोबाइल पर करूं तुम्हें विश, या देर तक बतियाता रहूं देर रात अप्रासंगिक विषयों पर अलग अलग। जरूरी नहीं है कतई प्रेम करने के लिए धोखा देना स्वयं। सुंदर कार्ड्स, महंगे उपहारों और कैंडल लाइट डिनर पार्टियों के बिना भी हो सकता है प्रेम। सुंदर कार्ड्स, महंगे उपहारों और कैंडल लाइट डिनर पार्टियों के बिना भी हो सकता है प्रेम। जीवन की सहज सरलता में करते श्रम दिन रात, सावकाश का बिना किए इंतजार, हर दिन हो सकता है ये त्योहार। अल सुबह नींद से जगाता मधुर स्पर्श, सुबह सुबह की चाय, बिना कहे हो जाना कपड़ों पर प्रेस, चूल्हे पर सिकती मक्की की रोटी की महक, क्या रह जाता है कहने को शेष। जरूरी नहीं है प्रेम का होना मुखर, याद करना चुन चुन कर शब्द और लगना कहने में डर। हम तुम महसूस करते रहेंगे उसे यदि कुछ भी न कहे जीवन भर। तो प्रेम जी, अब आपकी कविता में की बात है। एक तो मैंने आपके लिए चुन रखी, बाकी आप भावना की तरह मिलना कविता का शीर्षक है। ये भी तो बसंत ही है जिसमें हम मिले हैं तमाम दूरियों के बावजूद। यह भी तो बसंत ही है जिसमें हम मिले हैं तमाम दूरियों के बावजूद। मैंने सिर्फ नाम से पहचाना तुम्हें कि वही हो तुम जिसकी तलाश थी मुझे। क्या बात है। मैंने सिर्फ नाम से पहचाना तुम्हें कि वही हो तुम जिसकी तलाश थी मुझे, क्योंकि तुम्हारे नाम में ही छिपा था वह तत्व जो मैं पाना चाहता था बरसों से। तुम आई मेरे जीवन में ऐसे रेगिस्तान में आती है बारिश जैसे। पहला परिचय था नाम से हमारा, तुमने भी कैसे जाना होगा कि सृष्टि में हमारा होना सृष्टि की जरूरत। क्या बात है। जब सब तरफ खत्म हो रही थी उम्मीदें, हम मिले एक संभावना की तरह। वाह, क्या बात है। जब सब तरफ खत्म हो रही थी उम्मीदें, हम मिले एक संभावना की तरह। ये मिलन महज संयोग नहीं है, ये मिलन महज संयोग। वाह, मैं एक दूसरी कविता को सुनाना चाह रहा था। इस कविता का शीर्षक है आंसुओं की लिपि में डूबी प्रार्थना। आंसुओं की लिपि में डूबी प्रार्थनाएं, सूख न जाए कंठ इस कदर कि रेत के अनंत विस्तार में बहती हवा देह पर अंकित कर दे अपने हस्ताक्षर। सांस चलती रहे इतनी भर
कि सूखी धरती के पकड़ाए होठों पर बची रहे बारिश और ओस से मिलने की कम, आंखों में बची रहे चमक इतनी कि हंसता हुआ चंद्रमा इनमें देख सके अपना प्रतिबिंब कभी भी हुआ, देह में बची रही शक्ति इतनी कि कहीं की भी यात्रा के लिए कभी भी निकलने का हौसला बना दे, होठों पर बची रहे इतनी सी नमी कि प्रिय की अधरों से मिलने पर बह निकले प्रेम का सुषुप्त निर्जन। क्या बात है, वाह। एक बार मैं किसी जगह गया था, ऐतिहासिक जगह थी, उसको लेकर एक कविता इतिहास को कैसे ये किसी इतिहास में ले आई हो तो मुझे ये भव्यता मुझे भयभीत करती है, ये वास्तुशिल्प मुझे चकित करता है, मनुष्य की प्रतिभा और परिश्रम का बेजोड़ संगम ये है। कितने लोगों की जिंदगी समा गई होगी इसे बनाने में, जो बचे वे चुपचाप चले गए होंगे अपनी फतेहार झोपड़ियों में। क्या बात, मुझे इतिहास के उन काले पन्नों से सख्त नफरत है जहाँ शोषण की बुनियाद पर भव्य अट्टालिकाएं खड़ी की हैं। मुझे यहाँ से ले चलो, वो अपना छोटा सा घर ही ठीक है। क्या बात, जहाँ किसी गोला बारूद की गंध नहीं, तुम्हारी पाक करने की खुशबू है। क्या जहाँ किसी गोला बारूद की गंध नहीं, तुम्हारी पाक करने की कविताओं के अतिरिक्त नाटकों में भी बहुत किए हैं और कई रचनाओं का नाट्य रूपांतर भी किया, मंचन भी किया है, नाटक पुरस्कृत भी है। मैं सोचता हूँ कि गद्य के साथ साथ कविता के साथ कहानी के साथ एक और विधा जिस पर आपने काफी काम भी किया है और दक्षता हासिल की है, मैं सोचता हूँ कि अपने नाटकों के बारे में आप कुछ बात करें। नाटक लिखना, हालांकि संस्कृत में कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम एक कवि का निकष जो है गद्य लिखना है। गद्य में भी नाटक अगर आप नहीं लिख सके तो अच्छे कवि नहीं। हुआ ये कि मैं थिएटर से 1987 की कहीं जुड़ा था और 4-5 साल किस कलाकारों के साथ रहा, बैक स्टेज और इसकी चीजें देखता रहा, लेकिन कभी नाटक लिखने के बारे में मैंने सोचा नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक नाटक देख रहा था और उन दिनों तो साइकिलों पर ही चलते थे, तो मैं नाटक देख के साइकिल से घर जा रहा था कि मेरे दिमाग में कहानी चली और मैं घर जाके खाना खा के तुरंत लिखने बैठ गया रात को 10 बजे करीब, और सुबह 4 बजे तक लिखता रहा। और अगले दिन चूँकि नौकरी पे जाना था तो नौकरी पे गया और शाम को आके 5 बजे वापस लिखने बैठ गया। फिर अगले दिन सुबह लगभग 3-3:30 बजे करीब वो नाटक हुआ। तनाव में था मैं पूरे, और मैंने उसका पहली बार कलाकारों के साथ बात किया तो उन्होंने नाटक इस नाटक को, इस कहानी को आज समय में मंच किया जाए तो आज के जो सवाल लड़की सीता शैली का ये नाटक है और नाटक के भीतर कलाकार हैं जो नाटक मंचित करने की कोशिश करते हैं और उसमें कहते हैं कि भाई ये कहानी है, हम सब जानते हैं काम करते हैं, तो इसको प्ले करते हैं। और उसमें हर बार मोड़ आ जाता है कि लड़की मना करती है कि ये मैं नहीं होने दूंगी, ये मैं नहीं करने दूंगी, और वो जो कलाकार हैं वो सारे पेट्रियार्कल मानसिकता के, तो वो कहते नहीं ये कहानी में तो ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर इसका हमने संगीत तैयार किया, इसके गीत लिखे गए, हमारे ईश्वर ने कुछ गीत मैंने, और हमने लगभग 2 महीने की शूटिंग के बाद इसका एक
पूरा म्यूजिकल कंपोजिशन तैयार है। जब उसका पहली बार मंचन हुआ लगभग 500-700 दर्शक थे, 500 के करीब दर्शक। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि लड़कियों के माँ बाप आकर स्टेज पर मुझसे बोले इससे इस कहानी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, सोच रही। तो एक लेखक को जो सबसे बड़ी खुशी मिलती है ना, वो यही है कि जिनके लिए लिखा है उन तक बात पहुँच गई है। तो इस तरह से मैंने पहला नाटक लिखा। फिर एक बार एक हमारे दोस्त थे, वो लड़कियों के कॉलेज के लिए कुछ नाटक तैयार कर रहे थे, तो उन्होंने कोई पुराना सा नाटक उठाया, लड़कियों को लड़कों के रोल दे दिए, जैसा कि आमतौर पर होता है लड़कियां। मुझे लगा यार लड़कियों के लिए एक अलग से नाटक होना चाहिए जिसमें सिर्फ लड़कियां। मेरे दिमाग में कहानी चल रही थी कि ऐसी जगह कौन सी हो सकती है जहाँ सिर्फ महिलाएं हैं। लगा कि महिला जी, हाँ, कर्मचारी कोई महिला होती है और कैदी भी महिला है। तो मैंने ऐसी 4 कहानियां का एक सेट तैयार किया कि उसमें वो जेलर जो है कहती है भाई तुम्हारे यहाँ 4 खतरनाक कैदी महिलाएं हैं, उनको बुलाओ। तो एक एक की कहानी स्टेज पर सामने आती है कि एक के साथ रेप होता है, वो रेप पीड़ित है। एक महिला है जिसे उसके गांव वाले ने गायन बना दिया, तो उस मुखिया की हत्या कर देती है। एक महिला है जिसकी बेटी के साथ नाबालिग बच्ची के साथ मतलब दुष्कर्म हुआ, तो वो दुष्कर्मी को मार देती है। तो इस तरह की 4 कहानियां मैंने चुनी और वो नाटक अब तक 6 बार मंच पर खेला जा चुका है और उसमें सारी महिलाएं हैं, उसमें पुरुष तो आते हैं, लेकिन वो जो उनके साथ दुर्घटना जो भी हुई है उसके पात्र हुई और उसकी बहुत प्रशंसा हुई है। तो नाटक लिखना मुश्किल काम है, लेकिन मुझे लगता है कि हम जैसे लोग जो अपनी बात कहना चाहते हैं उसके लिए नाटक सबसे बेहतरीन माध्यम है। अगर वो वंचित हो जाए तो सिर्फ लिखने के लिए नाटक नहीं लिखना। नाटक जब तक वंचित हो और अगर आपकी बात 100 लोगों तक भी पहुंच रही है, 200 लोगों तक भी पहुंच रही है, तो आपका लिखना सार्थक हो जाता है, चाहे आपने उसमें कितना ही पैसा खर्च किया हो, कितना ही श्रम किया। नाटक की जो प्रस्तुति है वही उसका सबसे बड़ा गुण है, उसकी सबसे बड़ी खासियत। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि नाटक निर्देशक का माध्यम, जो मीडियम है वो निर्देशक का है और इसलिए ये एक बड़ी कठिन विधा भी है। जो प्रगतिशील आंदोलन हुआ उसने नाटक के इस फॉर्म को, इस रूप को बहुत आगे बढ़ाया। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन बना और जो लोग प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हैं वो कहीं न कहीं इप्टा से भी जुड़े हैं। और अभी हाल में रणवीर सिंह जी का निधन हुआ, उन्होंने तो इस आंदोलन को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मेरा अपना जो शोध है वो ख्वाजा अहमद अब्बास पर है और ख्वाजा अहमद अब्बास इप्टा के प्रारंभिक फाउंडर्स में से थे, जिन्होंने 1946 में धरती के लाल नामक पिक्चर बनाई और उसमें सारे इप्टा के ही लोग काम कर रहे थे। इप्टा का ही वो प्रोडक्शन था और बंगाल का जो अकाल था 20वीं सदी के प्रारंभ में, उसका चित्रण धरती के लाल उस पिक्चर में, उस फिल्म में हुआ और एक बड़ी परंपरा। उसके बाद तो अभी तनवीर साहब, विजय तेंदुलकर जी, गिरीश कर्नाड और हम सब के साथी कॉमरेड सफदर हाशमी, इन्होंने इस नाटक को सभागृहों से निकाल करके सड़क तक पहुंचाने का भी काम किया। जब नाटक एक आंदोलन का औजार बना, तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो जो बात आपने अभी कही कि एक ऐसा नाटक जिसमें पुरुष पात्रों की आवश्यकता ही ना, और इसके विपरीत बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह भी कि जब हम लोक नाटकों की चर्चा करते हैं तो लोक नाटकों में ऐसी अनेक विधाएं हैं भारत में जगह जगह पर जहां महिलाएं पुरुषों का रोल कर रही हैं। और सबसे बढ़िया तो विवाह में, हमारे जन में विवाह के बाद जो टूटिया होता है
मुखिया करते हैं वो सब महिलाएं करती हैं, और उसके अंदर डांस होता है, और उसमें बड़ी मात्रा में होती है, और वो ये नहीं होता जो मैं वही लिखा। तो जितने भी ऊपर में देख खासतौर से ये समृद्ध देश है। बड़ा लोग है, 40 दिनों तक करते हैं, नए पात्र होते हैं, नए कैरेक्टर्स होते हैं, और हर बार नए कथानक भी होते हैं। हमने सब चीजों की, तो वो चुनौती